अफगानिस्तान कंप्लीट सिचुएशन। मेरा नाम है नबील यूनुस। अफगानिस्तान में तालिबान ने अब पूरे के पूरे मुल्क पर अपना कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान की सरकार अब गिर चुकी है और अब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी अपने ही मुल्क से फरार हो चुके हैं और इस चीज़ का एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ मौजूद हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ताजिकिस्तान गए और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो उज़्बेकिस्तान भागे हैं। इस सारी सूरत हाल में बाकी ममालिक अपने सिटीज़न को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त जो कि भारत की आज़ादी का दिन है, यही 15 अगस्त भारत की टेंशन की वजह भी बना, क्योंकि 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुस गया था और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर भी चला गया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, इंडिया और दूसरे ममालिक ने अपनी एम्बेसीज को शट डाउन करने का ऐलान कर दिया है। यूएस एम्बेसी को भी मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएट किया जा चुका है और बचे हुए लोग काबुल एयरपोर्ट से अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काबुल को चारों तरफ से तालिबान ने घेर रखा है और कोई भी शख्स काबुल से बाहर तालिबान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। तो इस सारी सूरत हाल में काबुल एयरपोर्ट ही वो वाहिद जगह थी जहां से अफगानिस्तान छोड़कर भागा जा सकता था। इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर कुछ बहुत ही खौफनाक मनाज़र देखने में आए। In Kabul, at the U.S. embassy that has now been evacuated. Embassy in Kabul evacuated. The jihadists have taken over the Afghani presidential palace. We have abandoned the American embassy in Kabul. Kabul fell yesterday. Where is the president? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्लेम किया था कि तालिबान के पास तकरीबन 80,000 के करीब फाइटर्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान आर्मी के पास 3 लाख सोल्जर्स हैं। तो इस वजह से अफगानिस्तान की आर्मी आसानी से खुद को डिफेंड कर पाएगी। Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. It is not inevitable. Kabul is not right now in an imminent threat environment. Taliban is not the North Vietnamese army. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States. जबकि यूएस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था कि तालिबान को तकरीबन 3 से 4 महीनों तक का वक्त लग सकता है पूरे मुल्क पर कब्जा जमाने के लिए, लेकिन सिर्फ चंद हफ्तों में बड़ी ही आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को गिराकर अपना कब्जा जमा लिया। Afghanistan and the dramatic fall of the capital. Biden defending the U.S. withdrawal from Afghanistan as the country falls to the Taliban. There are thousands of U.S. citizens, Americans, trapped in Afghanistan. The American defeat in Afghanistan, thanks to Joe Biden and his reckless, hasty exit. तो तालिबान किस तरह से पूरे अफगानिस्तान पर बड़ी ही आसानी से काबिज हो पाया, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है कि 3 से 4 गुना छोटे ग्रुप ने इतनी बड़ी वेल इक्विप्ड आर्मी को कैसे ढेर कर दिया। तो इसकी बहुत सी रीजंस हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस डील तालिबान के साथ साइन की थी और ये बात अफगानिस्तानी आर्मी के लिए धोखेबाजी वाली बात थी और इनको ये रियलाइज़ हुआ कि एक तरफ तो हम अपनी जानें गंवा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यूएस हमारी पीठ पीछे हमारे दुश्मनों से बातचीत कर रहा है और अमेरिका ने अचानक से अफगानिस्तान से अपनी सपोर्ट को ख़त्म करने का ऐलान किया। तो ये बात अफगान आर्मी के लिए बहुत ही डिग्रेड करने वाली बात थी कि उन्होंने अचानक से हमारी मदद ना करने का ऐलान कर दिया है, जिससे अफगान सोल्जर्स में पैनिक क्रिएट हुआ और अफगान सोल्जर्स को ये लड़ाई लड़ने का जवाब नज़र ना आया। और यही वजह है कि किसी भी जगह अफगान फोर्सेस ने तालिबान के आगे रेजिस्टेंस नहीं की और बहुत सारे इलाके बगैर किसी लड़ाई के तालिबान के हवाले करते गए और ख़ुद को तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया और इस तरह तालिबान बहुत तेज़ी से फतह के करीब बढ़ता रहा। जबकि दूसरी बड़ी रीज़न जो कि यूएस की शिकस्त का बाइस बनी, वो ये है कि जिस तरह यूएस ने अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस को बनाया है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल थी ही नहीं। ट्रॉफी मूर जो कि फॉरेन अफेयर्स के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस को ऐसे तरीके से बनाया गया है जैसे अमेरिकन फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और यूएस की मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे एडवांस मिलिट्री है।
जो ग्राउंड ऑपरेशन को एयर पावर से कंबाइन करती है और एयर फोर्स को यूज़ करके ग्राउंड फोर्सेस को असिस्ट करती है। लेकिन जब यूएस ने अपनी एयर सपोर्ट और इंटेलिजेंस को हटा दिया जो अफगान फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे, तब अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस ऐसे ऑपरेट कर ही नहीं पाए। जबकि तीसरी अहम रीज़न जो कि तालिबान की जीत का बाइस बनी थी वो थी दोहा एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट तालिबान और यूएस के दरमियान हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक 1 साल तक यूएस तालिबान पर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता था और एयर स्ट्राइक से ही तालिबान को सबसे ज़्यादा डैमेज होता था। इन्होंने इस टाइम को रीग्रुप करने, अपनी सप्लाई लाइन को इम्प्रूव करने और प्लान करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि सेम टाइम तालिबान यूएस और अफगान फोर्सेस के साथ पीस डील साइन करने की कोशिश कर रहा था और इस तरह तालिबान हर लिहाज से बेहतर तरीके से अपने अगले कदम की तैयारी में था। और चौथा रीज़न था कि जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में थी तब अफगान फोर्सेस अपनी प्रेजेंस मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही थी पूरे मुल्क में फैलकर, और 200 से ज़्यादा जगहें थी जिनको रीसप्लाई बस एयर सपोर्ट से ही किया जा सकता था। लेकिन जब यूएस ने यह ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर रहे हैं, तब अफगान फोर्सेस को इन्हीं एरियाज़ में कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी जहां पर इनका एक कंट्रोल मजबूत था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी फोर्सेस जो पूरे मुल्क में फैली हुई थी और ख़ास तौर पर वल्नरेबल थी, इनको रूरल एरियाज़ में जिन पर तालिबान बहुत आसानी से अटैक कर सकता था, ऐसा नहीं था कि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल हो, बल्कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पहले से ही तालिबान के कंट्रोल में थी। और वो सोल्जर्स जो तालिबान को रेजिस्ट कर रहे थे, इनको तालिबान ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल करवा दिया और दूसरे सोल्जर्स को लोकल ट्राइबल लीडर से बातचीत करके सरेंडर करवा दिया। और ऐसे सरेंडर्स के पीछे मेजर रीज़न थी कि तालिबान ने अफगान फोर्सेस को पैसे ऑफर किए थे जिनको सरकार ने कई महीनों से सैलरीज ही नहीं दी थी। अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ का ब्लेम लैक ऑफ ट्रांजिशन टाइम पर डाला, जिसकी वजह से वो नई मिलिट्री सिचुएशन का अरेंजमेंट ही नहीं कर पाए। और आखिरी वजह थी कि अफगान सरकार ने आर्म फोर्सेस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। एक अफगान सोल्जर ने बताया कि उनको पिछले कई दिनों में ना ही खाना मिला है, ना पानी और ना ही हथियार। इसीलिए जब तालिबान अर्बन एरिया तक पहुंच गया था, तब तक अफगान फोर्सेस का मोराल काफ़ी हद तक कम हो चुका था और इस तरह तालिबान का इलाकों पर कब्जा हासिल करना बहुत ही आसान हो चुका था। और इन्हीं रीज़न की वजह से अफगान तालिबान का यूएस आर्मी और अफगान आर्मी को इतनी आसानी से डिफीट करना मुमकिन हो पाया है। लेकिन यहाँ अहम क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान की इस पूरी डेवलपमेंट से क्या दूसरे ममालिक भी इफ़ेक्ट होंगे? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हाँ। और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया 2001 से ही अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इसने तकरीबन 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। पब्लिकली इंडिया तालिबान से कुछ भी बातचीत करने से मना कर देता है और कहता है कि तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है और ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी अफगान फोर्सेस को फराहम करता है तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस में। लेकिन अब जब तालिबान पावर में आ चुका है तो अब इंडिया की इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अफगानिस्तान में किए हैं। $300 मिलियन से सलमा डैम, $135 मिलियन से ज़रईन डेलाराम हाईवे जो इंडिया की सपोर्ट से बनाए गए थे, पर अब तालिबान के कंट्रोल में हैं। और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मिलिट्री इक्विपमेंट भी इसमें शामिल हैं, जैसे Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया ने अफगान एयर फोर्सेस को फाइनेंस किया था तालिबान के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए। और तकरीबन एक हफ्ते पहले तालिबान ने कंदूज एयरपोर्ट को कैप्चर करने के बाद इस हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह 20 साल की इंडियन इन्वेस्टमेंट कई हफ्तों में ही डूब चुकी है। और तालिबान ने दूसरी तरफ इंडिया से कहा है कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो इनका झुकाव अफगान गवर्नमेंट की तरफ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ न्यूज़ ये भी दावा कर रही हैं कि तालिबान ने इंडिया को कश्मीर के हवाले से भी वार्न किया है कि तालिबान सिर्फ उस वक्त ही इंडिया से बातचीत करेगा जब वो कश्मीर के लोगों को ये डेमोक्रेटिक राइट देंगे कि वो अपने मुकद्दर का फैसला खुद कर सकें।
अगर पाकिस्तान की स्टैंड की बात की जाए, पाकिस्तान ने बहुत ही अहम स्टेप लिए हैं। पाकिस्तान ने अपने पास्ट से बहुत कुछ लर्न किया है। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो उस वक़्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ थे, जिन्होंने दुनिया के दबाव में आकर पाकिस्तान की ज़मीन को तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई में इस्तेमाल होने दिया, जिसकी वजह से तालिबान ने पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन समझ लिया और तालिबान ने पाकिस्तान में भी टेररिस्ट अटैक शुरू करवा दिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दौड़ पड़ी और 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी का निशाना बने और इसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने 2011 के बाद तालिबान से बैकडोर बातचीत का आगाज़ किया और इस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी ज़मीन अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल से रोक दी और ना सिर्फ तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल रोका, बल्कि तालिबान पर इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी, जिससे तालिबान और भी पावरफुल बनकर उभरा और तालिबान ने इतनी बड़ी फ़ौज को डिफीट किया। जबकि चाइना, रूस और पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसीज भी ओपन रखने का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो तालिबान की इस नई गवर्नमेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार है। और चाइना ने ओपनली ये बात बोली है कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और ये बात इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अब इसको 3 बॉर्डर्स से चैलेंजेस तैयार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब तीनों एक ही ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं, जिसका अंदाज़ा बिल्कुल भी इंडिया को नहीं था। और इस तरह अफगानिस्तान की सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होना बाकी है। और आखिर में मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद से करूंगा कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप लोग मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।